ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। महान सौंदर्य, अत्यधिक ताकत और बहुत ज्यादा धन का वास्तव में कुछ खास उपयोग नहीं। एक सच्चा हृदय सबसे ऊपर है। इस किसने कहा? ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये बात कही है। खेती और खाद्य सुरक्षा की नई चुनौतियां। भारतीय कृषि व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले यूरिया उर्वरक को लेकर केंद्र सरकार के हालिया निर्णय ने एक नई बहस को जन्म दे दिया और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आदेश के तहत यूरिया की बोरी का वजन 50 किलो से घटाकर 40 किलोग्राम कर दिया गया है। इसके साथ ही यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा भी 46 से घटाकर 36% कर दी गई है। सरकार इसे सुधारात्मक कदम के रूप में पेश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस निर्णय ने किसानों की लागत बढ़ा दी और कृषि उत्पादन तथा देश की खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। यूरिया खेती में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन उर्वरक है और गेहूं, धान, मक्का जैसी उच्च उत्पादकता वाली फसलों की उपज काफी हद तक नाइट्रोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। यह पौधों की बढ़वार, पत्तियों के विकास और दाने भरने की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य तत्व है। ऐसे में यूरिया के स्वरूप में किया गया कोई भी बदलाव सीधे तौर पर फसलों की पैदावार, किसानों की आय और अंततः उपभोक्ताओं की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। सरकार के नए फैसले के बाद यूरिया की एक बोरी में उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा में भारी गिरावट आई है और पिछले आप देखिए 50 किलो की बोरी में 46% नाइट्रोजन के हिसाब से लगभग 23 किलो नाइट्रोजन उपलब्ध होती थी। अब 40 किलो की बोरी में 36% नाइट्रोजन के साथ यह मात्रा घटकर केवल 14.4 किलोग्राम रह गई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि किसानों को उतनी ही नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए पहले की तुलना में कहीं अधिक यूरिया खरीदना पड़ेगा। और अगर मौजूदा 270 रुपये प्रति बोरी का की कीमत को आधार बनाया जाए तो तस्वीर और स्पष्ट हो जाती है। पहले जहां किसानों को प्रति हेक्टर नाइट्रोजन की जरूरत पूरी करने के लिए लगभग 1750 रुपये खर्च करने पड़ते थे, अब वही जरूरत पूरी करने के लिए 2835 रुपये खर्च करने होंगे। यानी बिना दाम बढ़ाए ही किसानों पर करीब 37% अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। यह बोझ खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बेहद मुश्किल भरा साबित हो सकता है। देश में लगभग 1,60,00,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और इसमें से करीब 65% भूमि की सिंचाई वर्षा पर आधारित है। यहाँ दलहन, तिलहन और बागवानी जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इन फसलों में यूरिया की खपत अपेक्षाकृत कम होती है और कई मामलों में 1 टन प्रति हेक्टर से भी कम रहती है, लेकिन शेष लगभग 50 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि पर गेहूं और धान जैसी उच्च उत्पादकता वाली फसलें ली जाती हैं और जिनके लिए नाइट्रोजन की भारी मात्रा की आवश्यकता होती है। मौजूदा कृषि सिफारिशों के अनुसार गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए प्रति हेक्टर सालाना लगभग 300 किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जबकि 46% नाइट्रोजन वाली यूरिया के हिसाब से यह आवश्यकता लगभग 620 किलो 620 किलो यूरिया से पूरी हो जाती थी। इसी आधार पर देश के सिंचित क्षेत्रों के लिए सालाना करीब 3 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत आंकी जाती है। और जब कुल खपत 4 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक है तो सवाल उठता है कि बाकी यूरिया कहां जा रहा है। इस सवाल का जवाब देश में लंबे समय से चले आ रहे यूरिया के दुरुपयोग में छिपा है। यह किसी से छिपा नहीं कि सब्सिडी वाली यूरिया का एक बड़ा हिस्सा किसी के बजाय औद्योगिक उपयोग में चला जाता है। अनुमान है कि कुल सब्सिडी के वाली यूरिया का लगभग 1/3 यानी कि आप देखिए 1 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक फैक्ट्रियों में खप जाता है। केंद्रीय बजट 2022-23 में यूरिया में सब्सिडी के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यह राशि निश्चित रूप से सरकारी खजाने पर भारी बोझ डालती है, मगर सवाल यह है कि इस बोझ को कम करने की कीमत किसान क्यों चुकाए। और यदि आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए तो सब्सिडी का बड़ा हिस्सा बचाया जा सकता है। इसके बजाय सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिससे ईमानदार किसान ही सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और इस नीति का एक और गंभीर पहलू यह है कि यूरिया की उपलब्धता और आपूर्ति संकट। पहले ही देश के कई हिस्सों में किसान बुआई के समय घंटों लंबी कतारों में लगकर यूरिया खरीदने को मजबूर है।
कई बार समय पर पूरी मात्रा नहीं मिल पाती है और इससे खरीद डालने का सही समय निकल जाता है। और अब जब प्रति हेक्टेयर जरूरत पूरी करने के लिए अधिक बोरियां खरीदनी पड़ेंगी तो यह संकट और गहराने की आशंका है और इसकी सीधा असर फसलों के विकास अंततः पैदावार पर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार गेहूं, धान, मक्का जैसी फसलों की पूरी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 120 से 150 किलो नाइट्रोजन की जरूरत होती है। पहले किसानों को यह मात्रा प्राप्त करने के लिए 50 किलो वाली यूरिया की लगभग 7 बोरियां डालनी पड़ती थी। अब वही मात्रा पाने के लिए 10 से 11 बोरियां यूरिया की जरूरत होगी और इससे न केवल लागत बढ़ेगी बल्कि मिट्टी के संतुलन और पर्यावरण पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह संकट केवल किसानों तक सीमित नहीं है बल्कि इसका सीधा संबंध देश की खाद्य सुरक्षा से भी है। पिछले 3 वर्षों में गेहूं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद सरकारी खरीद अपने लक्ष्य से काफी पीछे रह रही है। यह स्थिति तब है जब सरकार पैदावार के बड़े बड़े दावे करती रही है और इस विरोधाभास से संकेत मिलता है कि देश में गेहूं का वास्तविक उत्पादन और घरेलू खपत लगभग बराबर स्तर पर पहुंच चुकी है। ऐसे में यदि यूरिया की कमी या महंगाई के कारण पैदावार में गिरावट आती है तो देश को अनाज आयात पर निर्भर होना पड़ सकता है। ये आप देखेंगे कि खाद्य सुरक्षा किसी भी देश की संप्रभुता और सामाजिक स्थिरता का आधार होती है। भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में अनाज उत्पादन में थोड़ी सी भी कमी व्यापक प्रभाव डाल सकती है। महंगाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर दबाव और ग्रामीण असंतोष इसके संभावित परिणाम हो सकते हैं। इसलिए यूरिया जैसी बुनियादी कृषि सामग्री को लेकर तय की गई किसी भी नीति का मूल्यांकन केवल बजट संतुलन के नजरिए से नहीं किया जाना चाहिए। समाधान के रास्ते मौजूद हैं, बशर्ते नीति निर्माण में इच्छा शक्ति और व्यवहारिक दृष्टिकोण हो। और सबसे पहले यूरिया के औद्योगिक दुरुपयोग पर सख्ती से रोक लगानी होगी और किसानों के लिए उपलब्ध यूरिया की गुणवत्ता और मात्रा से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। नीतियां जमीनी वास्तविकताओं और वैज्ञानिक सिफारिशों के अनुरूप होनी चाहिए, न कि केवल कागजी आंकड़ों पर। यह समझना होगा कि किसान, कृषि और खाद्य सुरक्षा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं और इसमें आप देखते हैं इसे किसी एक को कमजोर कर बाकी दो को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। यह कृषि केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि सामाजिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा का आधार भी है। ऐसे में कोई भी प्रयोग दूरगामी परिणाम लेकर आता है। यदि किसान लागत बढ़ने या उपलब्धता की कमी के कारण आवश्यक मात्रा में यूरिया नहीं डाल पाता तो उपज में गिरावट तय है। और आप देखते हैं कि वैसे भी हमारे देश में किसानों की हालत बहुत बुरी ही रहती है। जो एमएसपी तय की जाती है उस पर अपनी फसल नहीं बेच पाते हैं क्योंकि उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं रहती हैं। और आप देख रहे हैं दूसरी तरफ दुगनी आय 2022 तक करने की बात हुई थी, लेकिन कहते हैं कि लागत तो बढ़ गई लेकिन आय ज़्यादा नहीं बढ़ पाई उस हिसाब से। मौन की शक्ति, मौन शब्द है लेकिन यह भाषा, भाव, शब्द, अर्थ, साधना, भक्ति, शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, सुंदर और मुखर भी है। यह अमूल्य आभूषण भी है। मौन को जितनी भी उपाधि दी जाए कम ही है। यह कमजोरी नहीं बल्कि यह शक्तिशाली है। कभी कभी हम बोलकर शब्दों के जरिए जितना सटीक अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते उससे ज्यादा चुप रहकर बोल लेते हैं। कुछ भावनाओं के लिए तो शब्दकोश में शब्द खोजते रह जाते हैं लेकिन नहीं मिलता। वहीं भाव भंगिमा की सहायता से मौन के सहारे एकदम सटीक बेहतर तरीके से अपनी बात कह देते हैं। कुछ लोग शब्दों की अनुपस्थिति को मौन मान लेते हैं जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मौन का मतलब सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं है बल्कि आंतरिक शांति, स्पष्टता और समझ पाने की गहरी क्षमता है और इससे इंसान के भीतर आत्मचिंतन और एकाग्रता में इजाफा होता है। मौन उसे ही माना जा सकता है जहां हमारा चित्त पूरी तरह से शांत हो। वहीं बिना वजह का बोलना हमारी ऊर्जा का फिजूल खर्च है और ऐसी जगह पर शाब्दिक मौन ऊर्जा की बचत ही करता है। साथ ही अत्यधिक वाचाल होना विभिन्न प्रकार के विवादों को न्योता देना होता है और जिससे हम अनावश्यक विवादों में उलझते हैं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मौन को वरदान के तौर पर देखा जाता है। इसके जरिए हम खुद के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ते हैं। जब हम मौन में रहते हैं तो अपने ऊपर चिंतन मनन करते हैं और अपने जीवन के बारे में ठीक ठाक विश्लेषण करते हैं जो हमारे जीवन में सार्थक है और चमत्कारिक बदलाव लाता है। और इससे हम दुनिया के बाहरी शोर को परे रखकर आंतरिक ज्ञान और स्थिरता
पाते हैं। यह सब हमारे मन को शांत करता है और जीवन को सकारात्मक बनाता है। कहा जा सकता है कि मौन हमारा आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास करता है। मौन की एक शक्ति हमारे हमारे परिस्थिति जन्य तत्कालिक आवेग को रोककर कुछ भी अनुचित कहने से रोकना है, जो रिश्तों को बचाने का काम करता है। अक्सर आप अत्यधिक बोलने वाले आवेग में ऐसी बातें बोल देते हैं जो लोगों को अप्रिय लगती हैं, फिर रिश्तों में तनाव उत्पन्न हो जाता है। पर जिन्हें मौन का अभ्यास होता है वे अपने तत्कालिक आवेग पर नियंत्रण रख लेते हैं। बाहर से देखने पर मौन में भले खामोशी दिखती है, लेकिन यह एक सक्रिय अवस्था है जो जीवन में आंतरिक शक्ति शांति जीवन में लाने का कार्य करती है। जानकार लोग आप देखते हैं कि क्या लोग भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम केवल ना बोलने को मौन समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में मौन तब होता है जब मन की खटपट मिट जाती है, मन पूरी तरह शांत हो जाता है। हमारे होंठ भी इसी कारण चलते हैं, जबकि जब मन अशांत होता है तब हम मौन होकर भी मौन नहीं होते हैं। शब्दहीनता को मौन समझ लेना, इसका सस्ता अर्थ लगाना है। श्रीमद् भागवत गीता में मौन को मानसिक तप के साथ साथ आत्म संयम का साधन और ईश्वर की वाणी सुनने का मार्ग बताया गया है। मौन का अर्थ केवल वाणी से नहीं बल्कि मन की चंचलता को रोकने से है। मन की चंचलता को रोकना अपने आप में दुस्साध्य कार्य है। मौन का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि यह आत्म साक्षात्कार मानसिक शांति आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक आवश्यक साधन है। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। मौन का नकारात्मक पहलू यह है कि यह कई बार अर्थ का अनर्थ भी कर देता है। भले ही इसके बहुत सारे लाभ हों, लेकिन अक्सर यह संशय भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इसे एक दोधारी तलवार की तरह देखा जा सकता है, जो अपने नकारात्मक पक्ष में भी ज्यादा धारदार या नुकसानदेह नहीं है, फिर भी इसमें थोड़ी धार तो होती ही है। इसलिए मौन का भी उपयोग करते हुए सचेत रहने की जरूरत होती है। और आप देखिए, अगर सही समय पर सही बात को नहीं बोला जाए तो गलतफहमी भी उत्पन्न करता है। अक्सर हमारे मौन को हमारी असहमति या कमजोरी मान लिया जाता है, और जिससे स्थिति सुधरने के बजाय और भी बिगड़ जाती है। जब संवाद रुक जाता है तब मौन से भावनाएं मर जाती हैं और रिश्तों में विश्वास और असुरक्षा की भावना पैदा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मौन वही सही है जो मन को शांति दे। जब किसी विषय वस्तु पर कोई व्यक्ति चुप रहता है तो अन्य लोग उसकी चुप्पी को बहुत ही आसानी से सहमति या फिर असहमति मान लेते हैं, और जबकि हर बार ऐसा नहीं होता है। हो सकता है कि वह व्यक्ति किसी अन्य परेशानी में उलझा हुआ हो या फिर उस स्थिति के लिए कुछ सही शब्द नहीं मिल रहे हों, जिसके कारण वह फिलहाल चुप है। हालांकि आप देखते हैं कि क्या बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी गंभीर मुद्दे पर चुप्पी कोई हल निकालने के बजाय समस्या को दुगना बढ़ा देती है। समाधान के लिए बात करना जरूरी होता है, वह भी समय पर। अगर समय पर बात नहीं की जाए तो कई बार स्थिति हाथ से निकल जाती है, और कहा जा सकता है कि समय के मुताबिक मौन अपनी जगह पर सही है और संवाद भी अपनी जगह पर सही है। बस इनमें से किसी का चुनाव समय और जरूरत के मुताबिक और सतर्कता से हो। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, बताइए अपनी राय। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां मिल जाती है, तो जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। संभावनाओं की राय, तो तेजी से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों में दुनिया भर में अभी सबसे ज्यादा जोर आधुनिक तकनीक के विकास और इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा नवाचार के प्रयोग पर दिया जा रहा है। सभी देश अपनी विकास नीतियों में अद्यतन तकनीकों को अपना रहे हैं। पारंपरिक तरीके से होने वाले बहुत सारे कामों का स्वरूप अब बदल रहा है। खासतौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के फैलते दायरे ने वैश्विक स्तर पर कामकाज के तौर तरीकों और उसमें इंसानी भूमिका पर व्यापक असर डाला है। इसे समय के साथ कदम मिलाकर चलने और विकास के परिप्रेक्ष्य में जरूरी माना जा रहा है, और सभी देश एआई के सकारात्मक उपयोग को लेकर सक्रिय दिख रहे हैं। भारत की इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। गौरतलब है कि नई दिल्ली में सोमवार से 5 दिनों का एआई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष से लेकर एआई कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य एआई के व्यापक तंत्र पर चर्चा के साथ साथ आम लोगों की जिंदगी पर इसके सीधे असर और फायदों के बारे में जागरूकता फैलाना है। और देखिए, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। दरअसल तकनीक के मामले में जितनी तेज रफ्तार से नवाचार का प्रयोग हुआ है, सभी जरूरी क्षेत्रों में एआई का दायरा फैला है, और उसमें इस पर चर्चा जरूरी हो जाती है कि इसकी संभावनाओं उम्मीदों के साथ साथ इससे जुड़ी आशंकाओं पर भी विचार हो।
यह ध्यान रखने की जरूरत है कि विकास के किसी स्वरूप से अंतिम तौर पर आम लोग प्रभावित होते हैं। कोई भी तकनीक इसी कसौटी पर देखी जाएगी कि उससे मनुष्य का कितना समग्र हित सुनिश्चित हो सका और दुनिया की ज्यादातर आबादी के लिए वह कितनी उपयोगी साबित हुई। हाल के दिनों में जब से एआई के बढ़ते दायरे और इसके असर की बात होने लगी, तब से इसे भविष्य में नौकरियों के सृजन करने का औजार भी बताया गया। दूसरी ओर एआई के फैलते पांवों के समानांतर रोजगार पर इसके व्यापक प्रभाव और खतरों को लेकर आशंकाएं भी जताई गई हैं। दिल्ली के सम्मेलन में एक उद्देश्य एआई से रोजगार, आम लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले असर और उसके खतरों को कम करने के लिए ठोस उपायों तथा प्रयासों पर भी चर्चा करना है। और यह जग जाहिर है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दायरा कितने बड़े क्षेत्र में फैल चुका है। हाथ में मौजूद स्मार्टफोन अब केवल तस्वीर संपादित करके सोशल मीडिया के मंचों पर सुर्खियां हासिल करने का जरिया भर नहीं है। चिकित्सा जगत में एआई का उपयोग बीमारी की पहचान से लेकर इलाज में भी होने लगा है। अपराध पर लगाम लगाने के मामले में एआई की उपयोगिता साबित हो चुकी है। शिक्षा जगत से लेकर रक्षा और कारोबार के विभिन्न क्षेत्र में नए स्तर पर इसका प्रयोग हो रहा है। जाहिर है कि विकास के नए मानक रचने और आधुनिक दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए एआई के मामले में हर वक्त अद्यतन रहने की जरूरत होगी। मगर रोजगार के अवसरों के सिकुड़ने से लेकर कई स्तर पर लोगों की जिंदगी से जुड़े बहुस्तरीय जोखिम के जैसे मामले तेजी से सामने आने लगे, उसका हल निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। साथ ही एआई डेटा केंद्रों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और पानी की खपत को लेकर जिस तरह की चिंताएं उभरी हैं, अगर उसका कोई ठोस हल नहीं निकाला गया तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर विकास कसौटी पर होगा। और महंगाई की मार, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। माना जा रहा है कि मजबूत घरेलू खपत, नीतिगत सुधारों और तेज आर्थिक वृद्धि से यह मुकाम हासिल हुआ है। अब यह दावा किया जा रहा है कि निकट भविष्य में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लेगा। मगर आर्थिक विकास के आंकड़ों से जुड़े आकलन के इस पैमाने में क्या महंगाई को कम या फिर स्थिर करने का पहलू भी शामिल किया गया? यह सवाल इसलिए अहम है, एक तरफ विकास की चमकती तस्वीर पेश की जा रही है तो दूसरी तरफ महंगाई की स्थिति कुछ और ही बयां करती है। सरकार की ओर से पिछले सप्ताह और सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इस वर्ष की शुरुआत ही महंगाई में बढ़ोतरी के साथ हुई है। देश में थोक महंगाई जनवरी में बढ़कर 1.81% पर पहुंच गई, जबकि गत वर्ष दिसंबर में यह 0.83% पर थी। और इसी तरह खुदरा महंगाई पिछले माह बढ़कर 2.75% हो गई, और जिससे खाद्य सामग्री समेत कई जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। गौरतलब है कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्य वर्ग पर पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा भोजन, ईंधन और आप देखिए स्वास्थ्य जैसी आवश्यक वस्तुओं पर खर्च होता है। इस कारण उनके जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है और उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। उन्हें अपने दूसरे खर्चों में कटौती के लिए मजबूर होना पड़ता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक थोक महंगाई में बढ़ोतरी खाद्य एवं कृषि खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में मासिक आधार पर वृद्धि के कारण हुई है। सबसे ज्यादा चिंताजनक है खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ना, क्योंकि इसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। पिछले माह खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर 1.55% रही, और जबकि गत वर्ष दिसंबर में इसमें आप देखते हैं 0.83% की गिरावट दर्ज की गई थी। और इनमें भी सब्जियों की महंगाई दर सबसे ज्यादा 6.78% पर पहुंच गई थी। यानी अब आम आदमी की थाली में सब्जियों की मात्रा कम हो गई है। महंगाई दर में यह उतार चढ़ाव दर्शाता है कि विकास में स्थिरता और समानता का संतुलन साधने की जरूरत है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, ईरान, रूस, यूक्रेन, ये आप देखेंगे एक ग्रीनलैंड है, ये आप देखेंगे क्या यूएसए देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। धन्यवाद।